नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु अवस्थी, को फाउंडर ऑफ क्रिएटिव पुजारी। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं हमारा नया यूट्यूब चैनल लॉजिकल पुजारी। हम लोग सारे एक आम चर्चा करते हैं जो लॉजिकली ठीक हो, उनका बहुत ज़्यादा तथ्यों और बहुत ज़्यादा डेटा बेस्ड नहीं होती कन्वर्सेशन। ये हमारी सारी कन्वर्सेशन जैसे हम लोग आपस में जो बातें करते हैं और वो कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं, उस हिसाब से वो सारी चीज़ें हम लोग उस तरह से चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे टीम मेंबर्स जुड़े हुए हैं जो कि अपना इंट्रो खुद ही देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार, क्रिएटिव पुजारी का को-फाउंडर हूं और मैं अपने टीम मेंबर्स के साथ जो ये प्लेटफॉर्म है इस पे हम लोग वीडियोस बना के अपलोड करते हैं ताकि अपने सुझाव और आपके सुझाव ले सके, अपने सुझाव दे सके और एक परामर्श हो सके कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और क्या होनी चाहिए चीज़ें, क्या सही है, क्या गलत है। इन सब चीज़ों के बारे में एक आम नागरिक के व्यू से देखना चाहते हैं कि क्या आदमी सोचता है और क्या क्या कर सकता है और क्या उसका मौलिक अधिकार है। और इसके लिए हम लोग उसके प्रति प्रेरित रहते हैं और इसके लिए हम लोग लगे रहते हैं कि हम कुछ न कुछ आगे करते रहें और इसके वीडियोस आप लोग आगे भी देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ। मैं भी को फाउंडर हूँ क्रिएटिव पुजारी का और आप देख रहे हैं लॉजिकल पुजारी, जहाँ पे हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें कि हम हर दिन की अच्छी बुरी, खट्टी मीठी कुछ सुखद बातें कर सकें और समाज में उम्मीद है कुछ चर्चा करके, कुछ परिचर्चा करके, लोगों को इन्फॉर्म करके, एजुकेट करके कुछ समाज में बदलाव ला सकें या हेल्प कर सकें एक दूसरे की। यही हमारी बस कोशिश है। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम सुमित है। आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग क्रिएटिव पुजारी में ही। तो आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो है दिल्ली इलेक्शन, और या फिर इसको हम कह सकते हैं कि कोई भी इलेक्शन, जब वो आजकल के जो इलेक्शन जिस तरह से हो रहे हैं, जिस तरह से चल रहे हैं, मतलब आप जो देख सकते हो कि जैसा हर राज्य में एक काइंड ऑफ सेम ही रहता है। तो हम बात करेंगे उसमें फ्रीबीज की, हम बात करेंगे उसमें कि कौन सी पार्टी के आने के चांसेस हैं, और फिर हम सारे लोग मिल करके ये भी अपना अपना एक ओपिनियन देंगे कि कौन सी पार्टी के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो हमारे साथ हैं सुनील हैं हमारे साथ लोग, और सुमित हैं हमारे साथ, और सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम सारे लोग मिलकर के इस चर्चा को शुरू करते हैं। तो पहले तो हम दिल्ली के इलेक्शन में बात करें तो हमारे पास 3 पार्टी हैं यहाँ पर बेसिकली, जो मुख्य पार्टियां हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस। ये 3 पार्टी हैं जो चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें से सारी लगभग एक दूसरे से, जो कि अभी पहले आपको पता ही होगा, उनका गठबंधन था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, और अभी दोनों अलग अलग त्रिकोणीय मुकाबला आप इसको कह सकते हैं जो दिल्ली में होने जा रहा है। 5 फरवरी को आई थिंक ये इलेक्शन है और 8 को रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक सबका इनपुट ले लेता हूँ कि क्या सोचते हैं सारे, और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और देन फिर एट लास्ट हम आप सबको बताएं, हम लोग अपनी अपनी प्रेडिक्शंस देंगे कि कौन सी पार्टी के आने के चांसेस हैं और क्यों आएंगी वो पार्टी, ये भी हम लोग अपना उसमें। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सुनील से। तो सुनील का देखते हैं क्या ओपिनियन है, क्या रहता है, और फिर उसके बाद सिद्धार्थ, और फिर देन सुमित, हम चारों लोगों को देखते हैं। सुनील जी, आप अपना थोड़ा सा इनपुट दे दें। दिल्ली इलेक्शन में जो 3 तरह की पार्टियां अभी क्या उन्होंने पिछले टाइम में काम किया है, क्या काम नहीं किया है, उनको वो लोग दिखा रहे हैं। जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी का एक वो चल रहा है कि उन्होंने यमुना साफ करने के बारे में बोला था, तभी तक सफाई नहीं हुई, और 3 बार से बोलते आ रहे हैं कि भाई यमुना साफ हो जाएगी, यमुना साफ हो जाएगी। बट अभी कांग्रेस और बीजेपी ने उस चीज़ को पकड़ के रखा हुआ है कि भाई आपने बोला था 3 बार से, तो यमुना साफ क्यों नहीं हुई भाई आपकी। और ये आप आम आदमी पार्टी बोलते हैं कि यमुना हरियाणा से ही गंदी हो के आती, जबकि ऐसा नहीं है। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली जब एंटर करती है यमुना, उसके बाद गंदी होती है, क्योंकि सारे सीवर्स वगैरह के जो पानी वगैरह हैं वो सारे यमुना में ही छोड़े जाते हैं, और यमुना की हालत ऐसी है कि आप उसमें जाके सांस भी नहीं ले सकते पानी के अंदर खड़े होकर, क्योंकि इतनी स्मेल आती है और इतना उसके अंदर केमिकल्स वगैरह भरे हुए हैं। जितने सारे दिल्ली के स्लम्स वगैरह हैं उनमें काम नहीं हुआ। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास इनका दस्तावेज नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो फर्जी तरीके से रह रहे हैं, ये सरकार बोलती है। लेकिन जब उन लोगों के पास जब जनगणना होती है, आप स्लम्स में जाके देखो, जो भी पार्टी जो है वो वोट लेने के टाइम जाती है और उनको बोलती है कि आपको हम रजिस्टर्ड करेंगे, और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं वो कुछ काम के ऊपर, पेपर के ऊपर कोई काम नहीं होता। मैंने कुछ वीडियोस के थ्रू ही, मतलब मैं इन चीज़ों में थोड़ा सा वो रिसर्च करते रहता हूँ कि क्या चीज़ें चल रही हैं, ऑन गोइंग है, मतलब हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ की
राजनीति कैसी है, वहाँ पे प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अगर उस समाज में रह रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी अपने साथ लेके चलो, ताकि देखो कि नज़रिया बना के रखो कि हमारे अगल बगल क्या एक्टिविटी चल रही है, लोग सही से रह रहे हैं नहीं रह रहे, किसके ऊपर क्या गलत हो रहा है सही हो रहा है। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगा कि अगर आम आदमी पार्टी अगर चाहती तो यमुना नदी को साफ कर सकती। अगर तो बेसिकली मुद्दा ये है, आप यमुना सेंट्रिक रख करके आप एक पर्टिकुलर पार्टी को लेकर के आप वो बात कर रहे हो, है ना। ठीक है, ये इनपुट हो गया सुनील जी का। अब सिद्धार्थ जी आप अपना इनपुट दे दीजिए एक छोटा सा। देखिए क्या है, लड़ाई अभी सही बोले तो दिल्ली बहुत दूर है, चर्चा परिचर्चाओं का दौर चल रहा है, बहुत सारे लोग अलग अलग पार्टियों के अलग अलग प्रवक्ता अपना ओपिनियन, अपने अप्रोचेस रख रहे हैं। पर देखिए क्या है कि अल्टीमेटली दिल्ली का जो चुनाव रहा है वो हमेशा से सेंटर से मैं बोलूँगा कि उतना लिंक नहीं रहता, उतना ड्रिवन नहीं रहता, क्योंकि दिल्ली की राजधानी में ये दुनिया से देश विदेश से सारे लोग आके यहाँ पे रहते हैं, तो एक विचार एक मत जो है वो सबका नहीं बन पाता। तो इसी का फ़ायदा उठाया अरविंद केजरीवाल साहब ने। केजरीवाल साहब लमसम 12-13 साल पॉलिटिक्स में रहे, अब 2025 में भी 5 तारीख को चुनाव होने हैं, तो मिला जुला रिस्पॉन्स है। ऐसा नहीं है कि स्विंग होगा इलेक्शन, बट अंडर करंट है, अंडर करंट महसूस भी कर रहे हैं वोटर्स, और एक एंटी इनकम्बेंसी का भी एक एलिमेंट है जो जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं, बाकी 5 तारीख को सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, देखते हैं। इलेक्शन बहुत ही सुपीरियर चीज़ है अगर देखा जाए, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसको नेगेटिव वे में प्रेजेंट करते हैं, या ऐसा बोला जाता है कि चुनाव जो है उसमें बहुत सारी बैलेट पॉलिटिक्स है, बहुत अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, काफ़ी लोगों के हित में होते हैं और काफ़ी लोगों के अनित में होते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि जो 5 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं उसमें मेरा या हमारी पूरी टीम का क्या व्यू है, हमें किस तरह की प्रॉब्लम झेलनी पड़ी हैं बीते 5 सालों में, और आने वाले आगे सालों में हमें कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं जिसका निवारण शायद ये जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें कुछ हमें आउटपुट मिल सके, या हमारे लिए कुछ ऐसे किया जा सके जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति की इच्छा होती है कि काश अगर कोई ऐसी सरकार होती जो ये काम करती। या जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे सुनील सर ने बोला यमुना को लेकर, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ट्रैफिक्स हैं। दिल्ली में अगर हम बात करें तो बहुत सारे आपने देखे होंगे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे सड़कें कम, गड्ढे ज़्यादा हैं, और तो और गड्ढे सड़कें तो चलो फिर भी एक बार को हम झेल लेंगे, उसके अलावा बहुत सारा पानी जो कि रोडों पे, अब सड़क तो कहीं दिख नहीं रही है, नदी ज़रूर बन गई है। तो इन चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इनका निवारण किया जा सकता है। अब मैं थोड़ी बहुत चीज़ें और क्लियर करूँगा इसमें कि जैसे यमुना अगर ठीक गंदी है तो उसको अगर आम आदमी पार्टी ने या किसी भी पार्टी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको क्लियर करने के लिए आगे आ सकती थी। जैसे वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट लेकर के गंगा को लेकर के आते थे, तो वैसे भी उसी तरह से यमुना को लेकर के भी वो आ सकते थे आगे। तो यमुना साफ ना होने का रीज़न एक ही है, क्योंकि यमुना की ज़रूरत क्या है आपको, ये सबसे बड़ा। जैसे अगर आप अगर आदमी किसी चीज़ को ठीक करता है, रेनोवेट करता है या उसको और आगे डेवलप करता है, तो उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता होती है। जैसे हमारे अगर गंगा की बात करी जाए तो गंगा के घाटों में आजकल बहुत ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट दिखाई देता है। आप बनारस चले जाइए, आप चित्रकूट चले जाइए, और अभी आप इस टाइम अगर संगम चले जाइए, तो ये गंगा की इसलिए यहाँ पर होते हैं क्योंकि इसके किनारे एक धार्मिक आस्था, और वहाँ के किनारे किनारे जो फेमस मंदिर हैं जैसे बाबा विश्वनाथ, और यहाँ पर लेटे हनुमान जी और संगम में, और चित्रकूट में रामघाट, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि वहाँ पर विजिटर, अब यमुना के लिए पर्टिकुलर ये बोल तो रहे हैं कि यमुना रिवर फ्रंट बनाने को, लेकिन जब तक वो बन नहीं जाता तब तक यमुना की सफाई के लिए कोई इंटरेस्टेड भी क्यों हो। मतलब इसका रीज़न एक साफ साफ निकला है, मैं कैसे। अब अच्छा एक ये रीज़न मैं इसमें शताब्दी फिक्स बोलूँगा, रीज़न हो ना हो कि रीज़न क्यों हो और रीज़न क्यों ना हो, आप समझ रहे? जी, रीज़न क्यों ना होना वो ज़्यादा ज़रूरी है रीज़न के। क्योंकि आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले चुनाव में कहा था कि भैया मुझे 2025 तक यमुना साफ नहीं करी मैंने, तो मैं आप मुझे वोट मत देना, ठीक है ना।
तो उस टाइम उन्हें ये लगा कि ये यमुना जो है पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन सकता है। भाई जी वही मेरा कहना है कि यमुना मतलब यमुना को एक एज अ सेंटर पॉइंट, मतलब कितनी पब्लिक रह रही है आपकी दिल्ली के किनारे, किसे कौन कितने इफेक्ट हो रहा है यहाँ तक, वो एक कितने इफेक्ट हो रहा है। हाँ नहीं, वो एक रीजन है कि उसके इफेक्ट्स क्या है, उसके इम्पैक्ट पे बड़ी कैसे है, तो वो चीज़ सही है। लेकिन बात अगर करी जाए यमुना को देखा जाए दिल्ली के पॉलिटिक्स में इतना बड़ा कोई खास मुद्दा नहीं, यही मेरा अभी रहता है। ये कोई मुद्दा भी नहीं है, उनके मुद्दा उठाने वाले केजरीवाल साहब ही हैं। केजरीवाल साहब ने बोला था कि हम यहाँ पे झीलें बनाना, दिल्ली में हम झीलें बनाएंगे और हम यहाँ पे वाटर फ्रंट बनाएंगे। यमुना जो है एक अम्यूजमेंट पार्क के तौर पे दिल्ली वासी खुश होंगे, आएंगे यहाँ पे बच्चों को लेके आएंगे। एग्जैक्ट। तो मुद्दा बनाने वाले भी केजरीवाल साहब हैं और मुद्दे से भागने वाले भी केजरीवाल साहब हैं। और अब मुद्दा के ऊपर इतनी चर्चा, इतनी बहस करना भी आगे जब बली गया तो सारी पार्टियां उसको कैच करेगी। तो अब क्या हो रहा है, अब फिलहाल क्योंकि सब कैच कर रहे हैं तो फिर चाहे वो प्रवेश वर्मा हो चाहे संदीप दीक्षित हो, तो भाई यमुना के तो हर कोई दर्शन करेगा एक से। तो मेन चीज यहाँ पर ये वही मैं कह रहा था, यमुना इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो मुद्दा बनने में उसको टाइम लगेगा। जब यमुना रिवर फ्रंट एक बार अगर डेवलप हो जाती है, उसके किनारे कुछ ऐसा इकोनॉमिक आपको चीज़ें दिख रही हो कि कुछ ऐसा डेवलपमेंट चल रहा हो, तो फिर वो आगे आने समय में एक बड़ा मुद्दा बनेगा। बट मुझे नहीं लगता कि अभी यमुना एक अच्छा कोई बड़ा मुद्दा डेली इलेक्शन को इम्पैक्ट करने के लिए, क्योंकि पब्लिक भी इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं कर रही है आप। नहीं, मैं बात बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, लेकिन उसमें एक दिक्कत वाली बात ये है कि ये ऐसा इम्पैक्टफुल मुद्दा नहीं था कि जो चुनाव को पलट से। एग्जैक्टली। लेकिन केजरीवाल साहब ने क्या करा, केजरीवाल साहब ने कह दिया कि यमुना के किनारे 492 कच्ची कॉलोनियां हैं और वहाँ पे पूर्वांचल के लोग आके रहते हैं। राइट। अब आप ये समझिए कि कितने प्रतिशत पूर्वांचल के रूल ये पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है कि वो 5-10% के वोट्स के लिए भी वो उस चीज को मुद्दा बना दे रहे हैं। पहले यमुना को यूज करवा रहे हो पूर्वांचल लोगों के साथ छठ मैया में, आप व्यवस्था करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे। अब आप जब आपने व्यवस्था करा दी और आपकी आस्था के साथ, उनकी आस्था के साथ आपने कोशिश करी कि मैं जुड़ जाऊं, आम आदमी पार्टी को जोड़ दूं उससे, अब आप बोल रहे हो कि भाई साहब ये तो गंदगी इन लोगों की वजह से ही है। ये थोड़ा सा हमारी पार्टी का थोड़ा सा कल्चर रहा है कि आप जो कहते हैं उन्होंने नहीं करने दिया, उन्होंने नहीं कर दिया। मेरे ख्याल से रेदर देन आपको ये बोलना कि उन्होंने नहीं करने दिया, उनकी वजह से आपने कितनी कोशिश करी, ये शायद जनता को दिखाने में ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। और एग्जैक्टली इस टॉपिक पे अगर हम बात कर रहे हैं तो एक कोट है कि रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नोट। तो वही चीज़ देखी जा रही है कि कितना प्रयत्न किया गया कि उसको साफ किया जाए। यमुना नदी की अगर बात कर रहे हैं तो कितना प्रयत्न किया गया, अगर प्रयत्न भी दिखता है कि कितनी कोशिश की गई उसको साफ करने की, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि कोशिश भी की गई है। बस उसको एक मुद्दा बना दिया गया पॉलिटिक्स में इलेक्शन के टाइम पे, और जो कि हर बार होता आ रहा है कि इलेक्शन के टाइम पे यमुना को एक मुद्दा बना के। मैं इसी में एक चीज़ जोड़ूंगा कि जितनी मेरी जानकारी कहती है, कैग की भी एक रिपोर्ट आई है CAG की, जिसमें बोला गया है कि 7,000 करोड़ रुपए खर्च हुए यमुना। तो एक अरविंद केजरीवाल साहब किसी एक न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे, तो रिपोर्टर साहब ने उनसे पूछा कि साहब ये पैसे खर्च कहाँ हुए, तो उनसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए पैसे कहाँ खर्च हुए, उनसे पूछ रहे हैं कि ये पैसा कहाँ गया, रिपोर्टर ने पूछा। तो केजरीवाल साहब कह रहे हैं मुझे नहीं पता। तो अगर आप तो नहीं पता कि पैसा कहाँ गया तो कौन बताएगा भाई। नहीं खैर, अब उसके बाद से कहते हैं हाँ, तो ये आप सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो रिवर्स जो दो नदियाँ हैं, हाँ, वो एक जीवनदायिनी होती है। बिल्कुल ठीक है। और जहाँ तक मुझे ऐसा होता है कि जो यमुना है वो गंगा की सहायक नदी। बिल्कुल ठीक। अगर आप वो क्या और पूजनीय भी है, और ज़रा था नहीं आप तो जुड़ी हुई है उसके साथ, और अगर नहीं भी जुड़ी है तो आपने आस्था जोड़ दी है। अगर आपके पास एक स्वच्छ नदी है तो आपके पास पानी पीने की कभी कमी नहीं होगी। सही बात है, ठीक है। आप जितनी प्रॉब्लम अभी पानी को लेकर पेश करते हो, हरियाणा को हमेशा दोष देते हो कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, टाइम पे नहीं दे रहा है, ये पानी का ये प्रॉब्लम है, वो शॉर्टेज वगैरह है, वो अभी ख़त्म हो सकती थी। और हरियाणा से जब यमुना चलती है और दिल्ली बॉर्डर तक घुसती है, उसके पहले तक का पानी इतना तो साफ नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि नीचे कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन दिल्ली में इंटर करने के बाद यमुना का पानी गंदा हो गया। आप सरकार में हैं और ये चीज़ आपके हाथ में है। और अगर आम लोगों की नज़र से देखा जाए तो आप आम लोगों के लिए ही अब मतदाता का मतदान होता इसीलिए है कि आदमी अपना मत देता है कि भाई ये मेरा मत है, आप मेरे मत से आप आगे बढ़ो और हमारे लिए काम करो।
तो अगर हम अपना मत आपको दे रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, मत को दान कर रहे हैं आपके लिए, तो फिर आपको हमारे लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे द्वारा ही खड़े किए गए इंसान हो, आपको कोई नहीं जानता। अगर हमने खड़ा किया तो लोग आपको जानने लगे कि ये मुख्यमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री हैं, ये वे। तो सरदार से यही गुजारिश है कि आप कोई भी सरकार हो, आप अगर लोगों के लिए, लोगों के भले के लिए अगर आप चाहते हो तो उसको प्रॉपर तरीके से काम करो। जो उनकी नीड है, बेसिक नीड तो कम से कम एक मूल अधिकार इंसान का होना चाहिए जिंदगी जीने के लिए। सुई जी इस चीज़ को अब देखो, आज हम 3 तारीख को बैठे हैं, परसों चुनाव है, इस चीज़ को छोड़ते हैं। अब ये बताओ कि आप जहाँ रह रहे हो लिफ्ट में, वहाँ क्या चल रहा है, माहौल क्या है, ये बताओ आप मुझे। ग्रास रूट लेवल पे कह रहा हूँ मैं। मुझे लगता है एक मुद्दा पहले तो ये हो गया कि यमुना वाला एक मुद्दा है जो कि बनाया गया हो जैसे, लेकिन मादा है अभी कहा थी। और दूसरी चीज इसमें मुझे ये ऐड करना है कि अब ये एक और मुद्दा, वो क्या मुद्दे बेसिकली हो सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग, कि हम और आम पब्लिक के अकॉर्डिंग और मुद्दे क्या हैं जो एग्जैक्टली मुद्दे हैं। जैसे कि मुझे सबसे बड़ा मुद्दा अगर दिल्ली का कुछ दिखाई देता है तो सबसे बड़ा मुद्दा दिखाई देता है पॉल्यूशन। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मुद्दा फॉर एनी इलेक्शन ऑफ दिल्ली, राइट। तो आपका जब ये दिल्ली में जो इलेक्शन है वो मुद्दा सबसे बड़ा होना चाहिए पॉल्यूशन पे, जो आपको हर साल 3-4 महीने तक झेलना पड़ता है, और जिसमें ये आपको बताया जाता है कि आप 500 IQ तक पहुंच जाते हो कभी कभी। तो ये मुद्दा होना चाहिए, आप उसको कैसे कर, उसकी तो कोई ना किसी भी पार्टी ने बात नहीं करी कि हम ये करके इस प्लान के साथ आ रहे हैं और हम इस तरह से आपका पोल्यूशन कम करेंगे, और हम आपको जो हर साल आपको 4-5 महीने के लिए वो करा जाए। तो एक ये मुद्दा बनना है। दूसरा मुद्दा आपका बेसिकली ठीक बनता है कि यमुना का, मेरे ख्याल से यमुना एक मुद्दा है, लेकिन उस मुद्दे को आराम से सॉल्व किया जा सकता है पैसा लगा करके, कि आप उसमें एक रिवर फ्रंट की जो प्लानिंग है उसको आप इनिशिएट करिए, इनिशिएट उसमें काम करिए। उसमें जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना, देखिए सारी कहानी इन्वेस्टमेंट ही है। इन्वेस्टमेंट मिलती तो है, कहाँ इन्वेस्टमेंट मिलती है। अब खैर आए बगाए जो भी हर कोई पार्टी कहती है कि हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो जो पोल्यूशन की बात है, पहली बात ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो ये डिपेंडेंट है, दिल्ली उस पर डिपेंडेंट है। पहली बात यमुना में आप चाहते तो आप कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, वही मैं कह रहा हूँ। तो हमारा यमुना कोई नहीं है। आप दूसरी जो ये कूड़ा जो है दिल्ली में जो कूड़ा इकट्ठा होता है, तो इस पे आम आदमी पार्टी दोष देती है कि भाई हम जो MCD है वो हमें आगे से गवर्नमेंट कुछ फंड पास नहीं कर रही है, हम उनको पे नहीं कर पा रहे हैं, या ये मेरे हाथ में नहीं है। कभी कभी कूड़ा इतना इकट्ठा हो जाता है कि 10-10, 15-15 एक जगह इकट्ठा रहता है। मन में एक ख्याल आता है कि चलिए ठीक है, हम जैसे वोटर्स हैं जो अल्टीमेटली वोट करेंगे जाके चुनाव में, मुझे एक बात बताइए, अगर अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी अगर हर बार पल्ला झाड़ के खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे सेंटर में काम नहीं करने दे, देती है या नहीं देगी, कब आपको वोट देने का फायदा क्या है? आप ये बताएं कि आप बस क्या प्लान ऑफ एक्शन दो। अच्छा कि हाँ ये भी कोई चीज है कि सेंटर और दोनों का कॉम्बिनेशन के पास प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। आप अब जब आपके काम करने की बात आती है तो आप एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देते हो। तो वोटर के पास क्या है जी? वोटर को आप अभी तक जो अपना चेहरा दिखा रहे थे कि भैया मैं बहुत मजबूर आदमी हूँ या मैं बहुत पीड़ित हूँ, तो वोटर ने उसको बाय कर लिया है। बहुत लोग अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कुल अभी, लेकिन मुझे इस बार जो महसूस हो रहा है एक अंडर करंट है जो कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल साहब के लिए शायद दिक्कत तो तीनों पार्टी पे जब त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो लोग एक दूसरे के वोट काटते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा वजन जो है बीजेपी को ही रहने वाला है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबले में यहाँ पर दिल्ली के जो ये ऑब्जर्वेशन है वो हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे दिल्ली में माहौल क्या है, लाइक पार्टी वाइज, कि दिल्ली में कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं लोग, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं लोग, और बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं। तो एक एक करके हम सुमित से स्टार्ट कर लेते हैं एक और देखते हैं कि सुमित के क्या ऑब्जर्वेशन रहे हैं दिल्ली के इलेक्शंस को लेकर, और किस पार्टी का और क्यों, थोड़ा सा लेकर के चलेंगे कि थोड़ा सा क्यों भी रीजन बताया जाए क्यों इस पार्टी का कितना लॉस है और कितना किसको फायदा है। सुमित प्लीज। मुझे जो लगता है अभी तक देखने पे, जितना भी मैंने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ या भी जो भी लोग मुझे मिले हैं जिनसे मैंने बात की है, उनसे बात करने के बाद मुझे तो ये लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, कि मतलब अगर 100% लोगों की बात करें तो उसमें से 80% जो मुझे मिले हैं वो इस तरीके से, उनका माइंडसेट इस तरीके से डेवलप हो गया है अभी के अकॉर्डिंग कि वो लोग बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं रेदर देन आम आदमी पार्टी या दूसरी पार्टी भी। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एक तो सनातन वाली लहर बोल सकते हो आप, दूसरा हिंदू मुस्लिम का जो चल रहा है उसमें बीजेपी काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे रही है, या अगर आप बोले कि नहीं दे रही है तो दिखावा भी उस तरीके से हो रहा है कि सपोर्ट दिया जा रहा है, ये चीज़ है।
और तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि केजरीवाल अभी जो है वो सरकार में है, यहाँ पे सेंटर में अगर हम बात करें तो अगर उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो उन्होंने उतना काम नहीं किया जितना कहा था। तो अगर आप कुछ कह के और वो चीज़ नहीं करते हो तो ये हर किसी को बुरा लगेगा इस बात का, और हो सकता है काफ़ी लोगों को गुस्सा भी आए। अगर मैं ही हूँ, मैं आपसे बोलूँ कि मैं ये चीज़ कर दूंगा और फिर वो चीज़ नहीं करता हूँ या थोड़ा बहुत भी करता हूँ तो आपको बुरा लगेगा कि बोला था फिर भी नहीं किया। तो एक तो ये सिनेरियो है, और दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम वाला, सनातन वाला, क्योंकि आज के टाइम का जो यूथ है, जेनजी बोल सकते हो या जेन अल्फा बोल सकते हो, ये लोग अपने धर्म को लेके जिस तरीके से अब जागरूक हो रहे हैं, मैटर नहीं करता वो रील के उसकी वजह से है या दिखावे की वजह से है, वो सब चीज़ें अलग से बात कर लेंगे उसके बारे में। बट अभी के टाइम पे जेनजी जो हैं या फिर हमारे जैसे यूथ या जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोग, वो सब लोग अपने धर्म के लिए प्रेरित हो गए हैं, अपने धर्म के अकॉर्डिंग चलने लग गए हैं। कुछ सिनेरियो में अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे हमें अपना सनातन धर्म की थोड़ी सी और प्रचार करने की ज़रूरत है। बहुत से लोग अभी नहीं उस तक पहुँच पाए हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल वहाँ तक पहुँच गए हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी हो सकता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बीजेपी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस बार। ठीक है। और सुनील जी, आपको क्या लगता है कांग्रेस है, और कांग्रेस के बारे में सुमित आप क्या सोचते हैं कांग्रेस का? तो आपने ये दो कांग्रेस का भी बता। कांग्रेस का जैसे आपने कहा नाम नहीं लिया, तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे नाम लेना चाहिए उनका, फिर भी मैं क्या देता। अब आपको लगता है कि कांग्रेस मतलब इस बार हो सकता है कैसे खाता ना खुले जैसे कि हम क्या देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप कुछ कहें और ना करें, तो ये चीज़ अब केजरीवाल सर के साथ हो रही है। और कांग्रेस की बात करें तो ये पहले हो चुकी है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ बोली गई जब वो लोग सत्ता में थे, तो उसके बाद उन्होंने नहीं करके दिया, नहीं कर पाए या नहीं किया या किसी कारण नहीं हुआ। बहुत सारे सिनेरियो हो सकता है, उसमें हम कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं कर रहे हैं। तो जो भी रीज़न रहा हो, नहीं किया का मतलब है कि हुआ ही नहीं। तो फिर इस तरीके से अगर देखा जाए तो लोगों के मन में थोड़ी बहुत खटास तो है। पर अगर हम बात करें बीजेपी की, तो जो चीज़ें उन्होंने बोली, बीजेपी के नेताओं ने या खुद मोदी सर ने, उसमें से कुछ ही चीज़ें जो ज़्यादा बड़ी थी वो कुछ करके दिखा दी हैं उन लोगों ने। जैसे कि अयोध्या का मंदिर, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक था, आज से नहीं काफ़ी टाइम पहले से वो सॉल्व हो चुका है अभी के टाइम पे देखा जाए तो। और एक और चल रहा है, वो सबको पता होगा, बट उसकी बात कभी और करेंगे। ठीक है। तो सुनील, आप बताइए आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी का और क्या और क्यों? मुझे लगता है भाजपा के बारे में कि भाजपा अभी हम मतलब बहुत शक्तिशाली पार्टी बन चुका है, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी से पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उस टाइम भी कुछ काम हुआ नहीं। तो जब केजरीवाल साहब आए थे तो उन्होंने पूरा चिट्ठा दिखाया था कि भाई ये पार्टी ऐसे कर रही है, वो पार्टी ऐसे कर रही है, तो अगर हम चेंज करते हैं तो ऐसे। उस समय एक यहाँ दिल्ली वाले को लोगों के नज़र में एक क्रांति नज़र आई थी कि भाई ये जो आदमी है ये हमारे लिए कुछ कर सकता है और इसे चुन के हमें आगे लाना है। तो वो नज़रिया देख के उन्होंने केजरीवाल साहब को उस समय मुख्यमंत्री बनाया था। उस चीज़ को 3 बार उन्होंने मुख्यमंत्री बने यहाँ पे, और 15 साल से यहाँ पे हैं दिल्ली में। लेकिन उन्होंने जो अपनी जो चीज़ें वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने भी देख लिया है एक पेस, आम आदमी पार्टी ने भी एक पेस देख लिया है, और लोगों का जो ट्रस्ट है वो खत्म हो चुका है। तो लोग चाहते हैं कि अगर हम, क्योंकि देखो चुनाव में क्या है, चुनाव बोलते इसीलिए है क्योंकि हम चुन के लाते हैं, ठीक है। तो हमने कांग्रेस को भी देखा, हमने आम आदमी पार्टी को भी देखा, एक बार बीजेपी को भी चांस लेके देखते हैं कि उनका क्या परफॉर्मेंस रहता है दिल्ली के लिए, और दिल्ली के लिए क्या करते हैं वो। तो ये एक चीज जो झलक है वो दिख रही है लोगों के चेहरे पर। ठीक है सिद्धार्थ जी, मेरा ये कहना है कि देखिए मुकाबला बट ऑब्वियसली त्रिकोणीय है तो अच्छा होगा, हेल्दी होगा। और आम आदमी पार्टी के इस बार लग रहा है कि सीटें इस बार कम आएंगी जितनी हमें उम्मीद है। इस बार ज़मीन तो खिसकेगी उनके पैरों के नीचे से, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी एक इलेक्शन मशीन बनती चली जा रही है, और जब वो इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो आप ये समझो कि फुल फ्लेजेडली जा रहे हैं। 1 महीने पहले से बहुत सारे लोग थे जो मीडिया पे आके अपने इंटरव्यूज़ देते थे, तो उन्हें इस तरीके से बताते थे कि भाई बीजेपी जो है इस टाइम फ्रंट फुट पे नहीं है, बैक फुट पे है। मगर आप अगले 2 दिन और पिछले 25 दिन का अगर आप बीजेपी का
रिकॉर्ड रैलियाँ उठा के देख लीजिए, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और बड़े बड़े मुख्यमंत्री प्रदेशों से उठ के आ रहे हैं। खुद योगी आदित्यनाथ जी की मेरे ख्याल से 12-14 रैलियाँ हैं उनकी दिल्ली में। उसके बाद मोदी जी की भी तकरीबन 3 रैली हैं। तो वो बैक टू बैक लगे हुए हैं, क्योंकि वो उनके लिए अब ये साख की बात हो गई है। तकरीबन 33 सालों से यहाँ चुनाव नहीं जीते हैं, और बीते हुए 12-15 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें 2014 के बाद से ही बीजेपी का, तो बीजेपी के लिए एक देखा जाए तो बहुत भारी डेंट है। जिस यूटी में हमारे प्रधानमंत्री रह रहे हैं, और देखा जाए दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और उसी राज्य में, उसी यूटी में बीजेपी की सरकार ना हो, ये अपने आप में एक साख और रसूख की लड़ाई है सैनिकली। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को यहाँ रोकना भी बीजेपी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूरी बन गया है। साथ ही साथ महागठबंधन जो इनका हुआ था, इंडिया अलायंस जो हुआ था, उसके भी पत्ते बिखरते चले जा रहे हैं। हर एक पार्टी, इसी वजह से लोकसभा जब बड़ा चुनाव होता है लोकसभा वगैरह का, तो इसलिए जो ये गठबंधन का ये लोग बाकी जब अलग अलग राज्य में जब ये लोग अलग होते हैं और एक दूसरे को जब कटाक्ष करने लगते हैं, तो पब्लिक वहीं से मूड बना लेती है कि हमें लोकसभा चुनाव में। वो देखिए वो ये भाई है कि जब आपकी जहाँ टोपी सीधी हो रही है वहाँ पे आप उस तरीके से चलाओगे, और जहाँ टोपी सीधी की हो रही है आप बोल रहे हैं हम भाई भाई है। जब तक इस चीज को समझने लगती, जब तक समझती है। कुछ पहले राहुल गांधी बोल रहे थे कि हमारे और भाजपा के बीच में चल रही ये चीजें, और अरविंद केजरीवाल बीच में घुस गए। अच्छा, मतलब अब हम दोनों की लड़ाई चल रही है, अरविंद केजरीवाल बीच में घुस गए। अच्छा, मैं अभी कुछ कल परसों एक वीडियो देख रहा था। वीडियो में मुझे पता लगा कि भैया आम आदमी पार्टी के जो जनक हैं वो 2000 जब 2010 की लड़ाई चल रही थी, 10-11 में, तो 12 में इनफैक्ट, तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था बीजेपी ने। समझ रहे, उस टाइम कांग्रेस रूल में थी, तो ये बात जो पहुंचाने वाले थे बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो सबसे आगे थी। उसमें किरण बेदी जो चुनाव भी लड़ी है गैस, खैर उनका जो भी कुछ हुआ वो रिजल्ट सबके सामने। अगर देखा जाए तो अब जनक से लड़ रही है आम आदमी पार्टी, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे अब बहुत अच्छी पार्टी बन सकती थी। लोगों को, इनफैक्ट पूरे देश को बहुत उम्मीद थी आम आदमी पार्टी से जब ये स्टार्ट हुई, तो बहुत अच्छी पार्टी निकल के बन करके आ सकती थी, और बट ऐसा हुआ नहीं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है यहाँ की बीजेपी, कांग्रेस, और इसमें मुझे थोड़ा सा इसमें बहुत बड़ा रोल लगता है जी, कि यहाँ पर बहुत बड़ा रोल किसी भी पार्टी के चुनाव जीतने का, तो सबसे बड़ा रोल मुझे लगता है निकल करके आएगा फ्रीबीज का, जो कि पब्लिक को इससे कोई मतलब नहीं है कि पोल्यूशन कितना है, पब्लिक को, वोटर्स को इससे कोई मतलब नहीं कि यमुना कितनी गंदी है, और उनको वो आज का मैटर क्या देख रहे हैं। कोई 2500 दे रहा है, कोई 2100 रुपये दे रहा है, कोई पूरा राशन का सामान दे रहा है, 500 रुपये में गैस दे रहा है। ये पब्लिक ज़्यादा देख रही है, पब्लिक अपना पेट देख रही है, अपना फेफड़ा नहीं देख रही है, कि दिल्लास नहीं देख पा रही है। और आजकल जो कैंपेनिंग चल रही है वो इसी के अकॉर्डिंग चल रही है। राइट, आप देखोगे तो इतने सारे कैंपेन्स, एड्स, न्यूज़ से ज़्यादा सोशल मीडिया पे ऐड चल रहा है। इसकी जनक है श्रीमान केजरीवाल। पहले क्या होता है, नहीं पहले हम लोगों ने देखा अपने, बहुत हम लोग काफ़ी ठीक ठाक है, कम से कम 6-7-8 9 सारे लोग देख चुके हैं यहाँ पर। तो हम लोगों ने ये भी देखा कि पहले क्या होता था, लोग पैसे मैनुअली बांटते थे जा करके, कि 500 रुपये ले लो और उनको वोट दे देना। वहीं पर लाइन में हम लोगों ने कई बार ये चीज़ सुना है, मैंने तो नहीं फेस की ये चीज़, जो कि गलत माना जाता था, गलत माना था। और आज ये सब खुला हो रहा है, कोई 2500 दे रहा है, कोई 2100, मतलब ये वो भी मंथली दे रहे हो, और ये कहाँ लेकर के जाओगे? या फिर ये तो वैसे तो पूरा झूठ दिखता है, क्योंकि सबको तो मिलता नहीं, और ये पैसा है किसका जो दे, किसका दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? अगर जनता का पैसा है, मिडिल क्लास का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, तो वो कहाँ जा, क्यों दे रहे हो आप? मतलब उनको क्या फायदा मिल रहा है जो पैसे दे रहे हैं टैक्स के रूप में जो सरकार को? तो यहाँ पर प्रीवीज का बहुत बड़ा एक रोल होने जा रहा है, जिसमें मुझे लगता है इस बार, क्योंकि केजरीवाल ने, हाँ ये चीज़ें भले ही आपकी सरकार का रेवेन्यू घटा हो, भले ही घाटे में दिल्ली सरकार दिखाई जा रही है, हमें भी एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है कि क्या है एक्चुअल में, बट जो दिल्ली सरकार की बात होती है कि बहुत ज़्यादा कर्ज में है, और दिल्ली बहुत ज़्यादा उस पर कर्जा है, उनके पास इतने पैसे नहीं है प्रीवीज बांटने के लिए। तो यहाँ पर मुद्दा ये आता है कि वो फ्रीबीज जो कहते हैं, जब आप दोगे तो वो कैसे दोगे, वो आप ही नहीं पाओगे। और दूसरी चीज़, केजरीवाल, मुझे लगता है केजरीवाल पहले भी उन्होंने 2 बार सरकार बनाई, इस बार भी केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। क्यों? उसका रीज़न ये है कि केजरीवाल ने कुछ चीज़ें तो बहुत ही ऐसी करके दिखाई, जो कंट्री में पहली बार हुई, जैसे फ्री बिजली,
ठीक है। पब्लिक को बिल्कुल नहीं समझ ये लगता कि आप कंट्री वाइज सोच रहे हो बहुत ज़्यादा। ये तो सिर्फ रील की और वीडियोस की बातें हैं कि नहीं हम तो नेशनलिस्ट हो गए बहुत ज़्यादा, यूथ बहुत ज़्यादा अब कनेक्ट कर रहा है नेशनलिज्म से और ये सब चीज़ें। नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। अभी उसी यूथ को अगर आपको 5-5 हज़ार रुपये गवर्नमेंट दे रही है तो यूथ को फिर ये आपका नहीं दिखाई देगा कि स्टेट गवर्नमेंट आपके घाटे में है या कंट्री को कोई किसी तरीके का घाटा हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह से सोचता होगा। तो ठीक है, तो अब बारी आती है कि केजरीवाल क्यों आखिर इतना, मेरे हिसाब से क्यों अपर साइड से लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल ने कुछ चीज़ें करके भी दिखाई हैं। यहाँ भले ही किसी को ना हो बट बहुत सभी लोगों ने, ऑलमोस्ट दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों ने अपना कम से कम 50-50, 60-60, 1-1 लाख रुपए बिजली का बचाया है, डेफिनेटली बचाया है। और जो भी अभी भी वो, मैं ये नहीं कह रहा कि उससे वो अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, लेकिन लोगों ने बचाया, लोगों को वही अच्छा भी लगता है। तो लोगों का विश्वास केजरीवाल की तरफ ज़्यादा रहेगा कि वो 2100 रुपये और वो पैसे देंगे और फ्लैट दे सकते हैं, वो फ्लैट दे सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है इसलिए केजरीवाल का जो है ज़्यादा विश्वास जाएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ें लोगों को सड़क से एक बार आप निकलोगे आपको लगेगा कि हाँ यार सड़क तो बहुत ख़राब थी। उसके बाद आप जब घर जाने के बाद, क्या मैं तो नहीं सोचता, कोई भी नहीं सोचता होगा मेरे ख्याल से घर पहुँचने के बाद किस सड़क से मैं हो करके आया हूँ, तो आप वो कैसे याद रखोगे, राइट। और सेम यही मुद्दा आपका बनता है जब पोल्यूशन की बात होती है। 4 महीने रहता है, खूब बोल रहा होता है, मास्क आ जाते हैं सबके चेहरे पर, सारे चीज़ लोग घूमते हैं, जैसे ही पोल्यूशन का तो मुद्दा नहीं है। अभी 2 महीने पहले पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जो कि होना भी चाहिए सबसे बड़ा मुद्दा, और अब वो मुद्दा है ही नहीं। कोई भी गवर्नमेंट पोल्यूशन बोल ही नहीं रही है। वो मुद्दा इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे यमुना हरियाणा से गंदी होके आ रही है, वैसे पोल्यूशन पंजाब से आ रहा है, वहाँ फराली जल रही है, वहाँ से पोल्यूशन आ रहा है, तो मुद्दा ऑलमोस्ट ही खत्म हो रहा है। वो किसी न किसी को तो अपने प्लान में रखना चाहिए ना, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट रखे, चाहे आम आदमी पार्टी रखे, चाहे कांग्रेस रखे, कोई तो मुद्दा रखेगा ना कि चलिए आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, अगर पंजाब के साइड से पोल्यूशन आता है तो आम आदमी पार्टी को भी तो ये रखना। अब रख क्यों नहीं रहे, जानबूझ के नहीं रख रही हैं, इसलिए नहीं रख रही क्योंकि पब्लिक को फर्क ही नहीं पड़ता। 3 महीने की बात है सर, 3 महीने बाद वो मुद्दा खत्म है, इसलिए नहीं रख रही। वरना केजरीवाल इतने स्मार्ट हैं मेरे हिसाब से कि वो कह देंगे कि मैं पंजाब में इसको कंट्रोल करूंगा, दिल्ली का अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन वो इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि इस मुद्दे पर जाना ही नहीं है। इस मुद्दे पर इसलिए नहीं जाना क्योंकि पब्लिक को नहीं फर्क पड़ता कि सड़क कैसी है और पानी कैसा है। वो बिस्लेरी बिकने लगी, क्यों बिकने लगी? क्योंकि पानी हमारे यहाँ, पानी ऐसा कम नहीं है इंडिया में। बिस्लेरी और बाकी सारी जो वो जो बॉटल्स हैं, वाटर बॉटल्स हैं कॉमर्शियल्स, तो इनको जो है आप जो कहते हैं क्यों बिक रही है, इसलिए क्योंकि स्वच्छ पानी नहीं है। ये मुद्दा आज का नहीं है, यमुना गंदी और नदियाँ गंदी, ये मुद्दा बहुत पुराना है, आज से 20-25-50 साल पुराना मुद्दा है। और लेकिन ये मुद्दा ही रहेगा जब तक वहाँ से कोई अर्निंग इकोनॉमिक कोई एक्टिविटी नहीं होती जिस जगह पर, वहाँ पर वो चीज़ डेवलप नहीं होती। और यही यमुना का हल आगे भी रहेगा, या तो उसको इकोनॉमिक एक कॉरिडोर बना करके डेवलप किया जाएगा, तब तो यमुना साफ हो सकती है। अदरवाइज यमुना की कंडीशन ऐसे ही रहने वाली है, हर साल उस पर रोटियाँ सेकी जाएंगी सर। ठीक है, तो अब हम लोग इसको जगते धीरे धीरे करके कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो फ्रीबीज पे आप लोग अपनी अपनी राय दीजिए और ये बताइए कि गवर्नमेंट से पब्लिक को, आम पब्लिक को क्या चाहिए, एक छोटा छोटा करके, उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे। हाँ जी सुनिए। जैसे अगर फ्रीबीज की बात करें तो जो आपने बताया कि एक बिजली और दूसरा शायद आप बताना भूल गए जो कि था महिलाओं के लिए बस, राइट, एग्जैक्टली। ये जो 2 चीज़ें हैं। और अभी जो कैंपेनिंग हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, हम देखते हैं जो कैंपेनिंग चल रही है केजरीवाल जी की, वो इन्हीं 2 चीज़ों के ऊपर चल रही है। और तीसरा जैसे कि आपने बताया 2100 रुपये जो दे रहे हैं, 2100 या 2500, नॉट प्रिटी श्योर कि कितना है, तो वो जो फ्री दे रहे हैं उस पर उनकी कैंपेनिंग चल रही है। और उन्होंने जो फ्री दे दिया है उस पर वो लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं। जैसे कि मैंने एक ऐड देखा था, ऐड ही बोल सकते हैं उसको, जो कैंपेन था उनका, उसमें यह था कि एक लेडी होती हैं, वो काजल लगाती है मीटर के ऊपर कि अगर ये फ्री बिजली का बिल नहीं होता तो आज बेटे तेरी नौकरी नहीं रहती। ये था। दूसरा था, उसमें एक लड़की होती है जो कि बस के अंदर बैठी होती है। मेरा ऐसा अंदाजा है, और मैं खुद भी मतलब क्योंकि दिल्ली में ही रहता हूँ, तो मुझे ऐसा अंदाजा है कि कम से कम पर्टिकुलर हर एक इंसान ने, अगर वो मिडिल क्लास फैमिली से है, तो केजरीवाल के 10 साल में कम से कम उसने 1.5 से 1.5 लाख रुपए के आसपास बिजली से बचाए हैं। बिल्कुल बचाए होंगे, हो सकता है ज्यादा भी बचाए हो। जिसकी जितनी खपत, मतलब अगर जिसके यहाँ 2 ही बल्ब है, जिसके किसी झुग्गी झोपड़ी, अब एक मुद्दा बहुत बड़ा झुग्गी झोपड़ी का भी है इसमें। हाँ, उसको भी हम लोग थोड़ा बहुत अभी कवर करने का ट्राई करेंगे कि क्या है वो। और जैसे कि उन्होंने दिया था कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, 200 यूनिट से ज़्यादा कोई यूज़ करे उसको पैसा लगे,
तो 200 यूनिट अगर हम मान के चलते हैं तो सब घर ने 200 यूनिट तक तो बचाया ही है, ये कह सकते हैं, ये फ्री है। और इसी की जोश से वो लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं कि हमने ये दिया है फ्री, तो आप हमें वोट दीजिए, जो कि अच्छी बात है, जो कि अच्छी बात है। अरे अच्छी बात है, दिन फ्रीबी के लिए अच्छी बात नहीं कि आप फ्री में दे दीजिए और घाटा बढ़ाइए। अच्छा ये है कि पार्टी के लिए अच्छा है, पार्टी के लिए भी अच्छा है और दूसरा जो उपभोक्ता है उसके लिए भी अच्छा है। नहीं उपभोक्ता तो अल्टीमेटली ठगा जा रहा है। मेरा वही पॉइंट था मेरा कि उपभोक्ता ठगा जा रहा है। क्यों ठगा जा रहा है? वो अपनी वजह से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि उसने मुद्दा बनने दिया फ्री का, उसने मुद्दा नहीं बनने दिया आपका पोल्यूशन का, उसने मुद्दा नहीं बनने दिया आपकी खराब रोड्स का। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा वोटर्स की गलती है। आप पार्टी का नहीं, मुझे गलती है पार्टी का है वो। तो आप कर्जा बढ़ाते जाओ, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है कि इंडिया के ऊपर कितना कर्जा हो रहा है या किसी एक स्टेट के ऊपर कितना कर्जा हो। ये तो बहुत मतलब जैसे आरक्षण शुरू हुआ था, सुनील, जैसे आरक्षण शुरू हुआ था, आरक्षण आज तक नहीं जा पाया। अगर वही संविधान जो सब लोग लेकर के टहल रहे हैं, आरक्षण बिल्कुल बुरी चीज नहीं है, मिलना ही चाहिए, मैं तो सबको दूं। लेकिन अब आरक्षण के लिए भी एक वो थी ना कि एक जगह डेवलप करके हम उसको छोड़ेंगे जाकर, यही तो लिखा हुआ है। हाँ ये लिखा हुआ है ना संविधान में कि एक टाइम पे सर्टेन टाइम पे बाद जाके हम उसको खत्म करेंगे या कम करेंगे। तो आप अगर ये इसको आज तक नहीं खत्म कर पाए, आज हम लोग आजाद हुए, हम लोग को 75 साल 80 साल हो रहे है ना, तो हम लोग जो कहते हैं उसको अभी हम लोग आज तक नहीं आरक्षण के मुद्दे को चिपकाए हुए हैं। हर पार्टी चिपकाई हुई है अपने साथ, कोई पार्टी नहीं। यही चीज आपकी, आप देखना, यही चीज आपकी फ्रीबी के साथ होगी। ये भी जो शुरू हो गया है वो भी अब ऑल ओवर इंडिया घूमेगा और ऑल ओवर इंडिया से कभी नहीं खत्म होगा। और हर पार्टी को आज से आने वाले 100 साल बाद तक भी हर पार्टी फ्रीबी के नाम पर वोट कलेक्ट करने के लिए घूमेगी, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है, लाइक जस्ट आरक्षण रिजर्वेशन। अब मैं इसी आरक्षण की बात करूं, आप कह रहे हो खत्म नहीं हुआ, इसी में मैं थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहूँगा कि ख़त्म नहीं हुआ या ख़त्म नहीं किया गया नहीं, उसके लिए प्लानिंग ही नहीं था, कोई चाहता ही नहीं था कि हम इसको उस तरह से प्लान ही नहीं। इसके लिए ये प्लानिंग, आप कह रहे हो प्लानिंग हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, करने वाले कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए नहीं किया गया कि अगर आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा तो सब बराबर, अगर सब बराबर तो जाति विवाद कहाँ किया जाए? एग्जैक्टली। तो जाति विवाद बंद होगा तो फिर कैसे तोड़ा जाएगा लोगों को? अलग पॉलिटिकल पार्टी को वोट दीजिए, इस पॉलिटिकल पार्टी जो कि जाति के नाम पे लड़ती है, कोई शेड्यूल कास्ट के नाम पे लड़ता है, कोई ब्राह्मण के लिए लड़ता है, कोई अपर कास्ट के लिए लड़ता है, या फिर जो कि नीचे वाली सिर्फ जो नीचे की जातियाँ जिन्हें बोला जाता है ST में दिया जाता है जिनको, उन जातियों के लिए जो लड़ रहा है या उन जातियों को बड़ी जातियों से लड़ा रहा है, वो चीज़ खत्म हो जाएगी ना अगर आरक्षण खत्म कर से कनेक्टेड। अगर आरक्षण खत्म कर दिया तो वो खत्म तो पॉलिटिक्स खत्म, तो फिर वोट किस बात की, इलेक्शन किस बात? तो ये सब कहने की बातें हैं कि जो विकास की पॉलिटिक्स हो रही है, ये सब तो खाली कहने की बातें। बेसिकली अंदर एक गेम वही चल रहा है और बस जो कहते हैं जो जितना ज्यादा पावर में है, जिसके हाथ में जितनी ज्यादा पावर्स हैं, वो अपने हिसाब से जो लोगों को बांट रही है चीज। बिल्कुल, या फिर आप कह सकते हैं जिनके हाथ में जितनी ज्यादा जातियां हैं। राइट, हाँ जातियां पावर वही आपका हो गया। सुनील जी, मेरा तो यही कहना है कि देखो, एक आम आदमी के हिसाब से देखा जाए तो उसको मौलिक अधिकार सारे मिलने चाहिए, बिल्कुल जहाँ भी वो रह रहा है, चाहे भी ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो। इसमें पैसे और फ्रीबीज की बात अलग है, ठीक है। अगर मैं जहाँ जिस वातावरण में रह रहा हूँ, मुझे शुद्ध पानी, शुद्ध वातावरण, ये मुद्दे हैं, ये सब बिल्कुल चाहिए क्योंकि वो मेरा मौलिक अधिकार है और मैं वो डिजर्व करते हैं हम लोग, ठीक है ना। आप हर एक इंसान, चाहे वो गरीब तबके का हो या अमीर तबके का हो या मिडिल क्लास हो, हर एक इंसान सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी खरीदता है तो टैक्स पे करता है, और वो टैक्स इसीलिए पे करता है कि हमारे लिए काम किया जाए, हमारे पैसे से हमारे लिए काम किया जाए। बट हमारे साथ अभी आप बरसात में देखोगे, जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम है, वो थोड़ी सी बरसात हुई नहीं कि यहाँ पे जाम लग जाते हैं दिल्ली में। वो हर साल सरकार दावा करती है कि हम अपना अच्छा कर देंगे, इसको सर्विस कर देंगे, रिपेयर करेंगे, ठीक करेंगे, लेकिन हर हाल वही। दिल्ली और मुंबई की सेम कहानी है, दोनों में जो कूड़ा कचरा हो जहाँ पे होता है, वो बदबू ऐसी आती है, लोग उससे आ जा नहीं पाते। कुछ दिल्ली में सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर दिया, और कुछ एरिया ऐसे हैं जो अभी भी पिछड़े वर्ग तरीके से रह रहे हैं वहाँ के लोग, ठीक है। और वहाँ से आप गुजरोगे तो आपको अभी भी डर महसूस होगा,
ठीक है, तो वो चीजें अगर आप पर्टिकुलर एक दिल्ली की बात करते हो तो सबको एक दिल्ली बना के चलो ना, वो चीज खत्म करो। जब आदमी एक एरिया में जाके और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ घूम सकता है तो दूसरे एरिया में डर क्यों रहा है वो? क्योंकि आपने वहां पे काम ही नहीं किया। वहां के लोग अभी भी उनकी मेंटालिटी ऐसी है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में ही रह रहे हैं। वो किसने बनाया? वो आपने बनाया है। और दिल्ली जैसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी है, मतलब हमारे देश की राजधानी है, यहाँ पर तो और राजधानी है। आपको इसको ऐसे बना कर रखना चाहिए ताकि लोग यहाँ पे आए तो देखे, बोले कि हाँ ये रह रही है। पहले जैसे लोगों को रहता था कि नहीं हमें फ्री में इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए फ्री में इलेक्ट्रिसिटी। हमें पानी हमें फ्री में, हम पैसे लो ना, हर को देने को तैयार है। आप पैसे लोगे, हर को देगा, पे करेगा। जो नहीं पे करेगा वो दिल्ली में नहीं रहेगा, लेकिन जो रहेगा उसको तो कम से कम उस तरीके की फैसिलिटी आप दोगे, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। बिल्कुल। तो ये जगह सफाई वाला रोज ही आता और इस जगह सफाई वाला 10 दिन का आता। ये कहाँ का सिस्टम? ये सिस्टम नेचुरल स्तर पे भी काफी खराब है। पार्टीज का ये चलता रहेगा, हम लोग एक सारे क्लोजिंग कमेंट्स देंगे। ये तो हाँ जी बिल्कुल। जैसे मैंने कहीं सुना था कि फ्री की चीजें बर्बाद की जाती हैं। बिल्कुल। जैसे अगर किसी को सिर्फ जो मंथली 50 यूनिट बिजली यूज कर रहा था, उसने 200 यूनिट इसलिए यूज किया क्योंकि उसे पता है कि 200 तक पैसे देने नहीं, ठीक बात। तो 200 यूनिट तो खत्म हुआ ही ना। अगर उसको नहीं मिला तो अगर खपत भी बढ़ा देता है, ये कहने का मतलब खपत भी बढ़ा देता है। ठीक। और दूसरी चीज कि अगर आप 2100 रुपये दे रहे हो महिलाओं को या किसी को भी दे रहे हो 2100 रुपये, वो जहाँ किसी और के जेब से ही रहा है। आप सरकार को आप तो पैसा पवाने देने सैलरी से दे नहीं रहे हैं, आप किसी के जेब से ही पैसा निकल रहा है। जिसकी जेब से निकल रहा है शायद उसकी जेब में नहीं जा रहा है। हाँ। वो जहाँ किसी और की जेब में है। क्योंकि मैंने बहुत सी ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास 6 मंजिला 10 मंजिला या पूरी की पूरी बिल्डिंग है या बहुत सारी जमीन जायदाद है, पर वो लोग फ्री का गेहूं लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है, फिर भी वो 2000 रुपये उनके अकाउंट में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ये नहीं देख रही कि किसके पास कितना ज़्यादा पैसा है कितना नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है। वो सिर्फ 2000 रुपये 2100 रुपये 2500 रुपये बांटे जा रहे हैं, और जिनको मिलना चाहिए उनको शायद नहीं मिल पा रहा है, और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको इतना मिलता जा रहा है कि कुछ हद नहीं है। 200 यूनिट बिजली वो इंसान यूज़ कर रहा है जिसके घर में बिजली है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आप गरीब बोल सकते हो, उनके पास तो घर ही नहीं है। ठीक, वो तो त्रिपाल डालते रह रहे। ये ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको कंक्लूड करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो एक क्लोजिंग कमेंट्स लेंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर दिल्ली में जो चल रहा है, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के एक बार फिर से हाँ थोड़ा सा टक्कर होगी बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, लेकिन जो कहते हैं यहाँ पर जो ज़्यादा चांसेस हैं, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के ही बनने के मुख्यमंत्री दोबारा से ज़्यादा चांसेस हैं। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि आपका थोड़ा जो टक्कर इसलिए मिलेगी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसलिए टक्कर मिलेगी क्योंकि बीजेपी से इसलिए टक्कर मिलेगी क्योंकि अभी इन्होंने एक बजट निकला है जिसमें काफ़ी मिडिल क्लास को काफ़ी राहत मिली है। एक वो बहुत बड़ा, लेकिन उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो दिल्ली के लिए नहीं है, पूरे इंडिया के लिए है। तो मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा इम्पैक्ट है क्योंकि दिल्ली के पॉलिटिकल स्वांजू उसका पॉलिटिकल फायदा रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और अगर हम अभी की बात करें तो बजट निकला 2 तारीख को, 1 तारीख को 2 तारीख को पूरा कंक्लूड हुआ, और 2 तारीख के शाम को मुझे एक ऐड देखने को मिलता है जिसमें दिखाया जाता है कि भाजपा सरकार ने, बीजेपी सरकार ने टैक्स कम कर दिया। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, बाकी भी जो है उसमें भी रिबेट है, बहुत अलग तरीके के। मुझे लगता है ये जो मुद्दा है ना 12 लाख रुपए वाला, ये मुझे मुद्दा लगता है कि जब आपकी लोकसभा चुनाव हो रहे हो तब, क्योंकि ये इम्पैक्ट तो पूरे इंडिया को ही करेगा ना, केवल दिल्ली से तो करेगा। अगर हम बात करें पूरे इंडिया को करेगा इम्पैक्ट, दिल्ली से ही क्यों, इस इलेक्शन से ही क्यों रिलेट कर रहे हैं? पहली चीज़ ये कि पूरे भारत में अभी इलेक्शन जो हो रहा है वो दिल्ली में हो रहा है। हाँ। तो अगर मेनली देखा जाए तो वो दिल्ली के लिए इम्पैक्टफुल है, और दिल्ली के लिए इसलिए भी इम्पैक्टफुल है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जो मिडिल क्लास फैमिली है या जिनकी जो वो आय है उस वर्ग की, वो ज़्यादा रहते हैं आय वर्ग की। तो वो चीज़ है। दूसरा कि बाकी देशों से लोग कमाने दिल्ली में ही आ रहे हैं, ज़्यादातर दिल्ली में ही आ रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर हम देख लें तो ये इलेक्शन के लिए ही किया गया है, ये 95% आई एम प्रीटी श्योर
बहुत सारे लोगों से आप जाके पूछोगे तो सब नहीं इलेक्शन के लिए इसलिए सुमित है क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही एक दिन में ऐसा नहीं है कि सीतारमण आई होंगी और उन्होंने उठा करके 12 लाख कर दिया, ऐसा नहीं होता ये मेरे हिसाब से। अब मुझे भी मैं उतना बस शॉर्ट इसलिए लूँगी, मेरे पास कोई ऐसा डेटा तो है नहीं है, लेकिन मैं एक लॉजिकली बोलूँगा कि इतनी बड़ी चीज़ बजट निकालना मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन अनाउंस होने के बाद इंसान स्टार्ट कर रहा होगा कि ये प्रिपरेशन की 12 लाख रुपए तक हम लोग इसको डिवाइड दे देंगे। अगर होता है अंदाजा ही लगा जाता है 10 लाख रुपए के आसपास, अब खा नहीं थी 10 लाख रुपए के आसपास करे कि 12 देखी बस होगा उसका, क्योंकि अब पुरानी कहावत है ना कि लोहा गर्म हथौड़ा ये नजर आई। अगर आप उस तरीके से पेरेंट करना चाहो बंदे ट्रिक हेल्पफुल हो सकती है। आप ला सकता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि पिछली बार जब बहुत ज़्यादा टेस्ट के ऊपर चल रहा है कि ना कर दिया जाए, दीपू को पकड़ा जाए, मुझे जहाँ तक मुझे ये लगा कि मैंने ये चीज़ सोची कि बीजेपी को रेदर देन अगर उसी बजट में कुछ 10,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ कुछ अलग से अगर यहाँ पर दिल्ली के लिए अलग से एक बजट एलोकेट कर दे कि हम दिल्ली को एज अ इम्पोर्टेंट स्टेट बना करके और काफ़ी अच्छे से उसको डेवलप करेंगे, लाइक हमारा न्यूयॉर्क और बाकी जो टोक्यो वगैरह हैं, उस तरीके अगर फेस में ला करके 2 लाख करोड़ का एक बजट ला करके रखते तो मुझे लगता है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता दिल्ली इलेक्शन। वो भी हो सकता है। और वो क्यों नहीं किया गया उसका मेरा से कल देखा कि जीते बीजेपी या आदमी पार्टी इतने डालना पड़े फिर करना पड़ेगा और फटे उसका कोई नहीं रख क्या ना 10 दलाल क्या हो गए तो अगर 100 रुपये करते वो देना पड़ेगा। चाहो बीजेपी जीते तब तीनों पे जाओ कांग्रेस जी तीनों में से कोई जीते पैसे देना पड़ेगा। फिर इनके पास कोई रीज़न नहीं होगा तो ये पर सरकार नौकरी बोले कि मेरे को बीजेपी ने नहीं कर दिया या कांग्रेस बोले कि मुझे आम आदमी पार्टी ने नहीं कर दिया, वो चीज़ दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वो स्कीम ही सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी, लोग को करना ही पड़ेगा। उनका करना और तो इससे आगे भी पटकार होगी कि उनको तो लोगों को तो यह दिया थी आवाज़ नहीं सरकार तो उसी ने नहीं पिया होगा। उसको ये उन्हें पता कि ये जितनी सरकार में लोग आए या अच्छा भी पैसा है उनको तो आम आदमी पार्टी का है तो वो आने दी आम आदमी पार्टी के लिए वोट दे दी। ओके ठीक है, तो ठीक ठाक चर्चा हुई हम लोगों ने छोटे से वीडियो में थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें हो सकी वो हमने सारी चीज़ें उठाई, मुद्दे उठाए और कई सारी बातें ऐसी भी हुई जो थोड़ा सा मुद्दों से हट करके थी और उन पे हमने अपने हिसाब से सारे लोगों ने मिलकर उस पर चर्चा करा। अब ये क्लोजिंग कमेंट्स ये है मेरे हिसाब से कि पहले तो फ्रीबीज वाला जो एक चक्कर है उसको गवर्नमेंट को ही सॉर्ट करके बंद करना चाहिए, वरना ये कहीं रिजर्वेशन की तरह एक नासूर ना बच जाए। एक चीज़ ये है मेरी तरफ से। दूसरी तरफ से मेरी तरफ से ये चीज़ है कि केजरीवाल के जीतने के चांसेस मेरी ओपिनियन में ज़्यादा हैं। भले ही वो चाहे मैं 1% ऊपर लेकर के चलूँ, लेकिन मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी के बनने के ज़्यादा चांसेस होंगे क्योंकि दिल्ली का ये एक हिस्ट्री भी रही है कि लोकसभा में बीजेपी को देना और राज्यसभा में इधर दूसरी पार्टी को देना, ये हमेशा तो दिल्ली का रहा है। तो यहाँ पर मेरा ओपिनियन केजरीवाल तरह और ये मुद्दे रहेंगे। मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा अगर दिल्ली में कुछ है तो वो 2 चीज़ें हैं। एक है कूड़ा कचरा, जो पहाड़ है, कूड़ा कचरा से हर स्टेट में होता है लेकिन यहाँ पर थोड़ा विजिबल रहता है बहुत ज़्यादा, तो उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए हो जाता है पोल्यूशन एक ऐसा मुद्दा है कि 501 जो कि जहर गैस चैम्बर बन जाता है दिल्ली का, वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा होगा। अगर मुझे वोट करना होगा तो मैं तभी खुश होऊंगा यहाँ पर दिल्ली की पब्लिक की तरफ से अगर बोलूँ कि यहाँ पर अगर कोई एक अच्छा प्लान लेकर के आता है पोल्यूशन को लेकर के। फिर एट द लास्ट मेरे पास जो है सबसे आखिरी में अगर पीने के पानी, जैसे सुनील ने उठाया कि पीने के पानी की ज़रूरत हल हो जाएगी अगर जमुना अगर अच्छी होती है, उसको हम लोग फिल्टर कर पाएँ अच्छे से, तो वो भी एक मुद्दा रहेगा वो, लेकिन 3rd ग्रेड में जाएगा। बाकी चीज़ों से मुझे नहीं लगता पब्लिक को कोई मतलब है। पब्लिक यहाँ पर ऐसी है कि उसको बहुत ज़्यादा, जैसा मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ज़्यादा सा नासो नहीं, बाकी जैसे पब्लिक मतलब नहीं है। आप उन एरियाज में आपने जाके देखा ही नहीं है कि यहाँ पब्लिक पेश कर रही है, नहीं आप उन एरियाज में गए हैं जहाँ भी रहे। नहीं मैं आपकी बात कर रहा हूँ क्योंकि हम सर्वे तो करना भी नहीं है ना, हम करेंगे आगे जा करके। मैं वो चीज़ नहीं करूँ, गए तो आप भी नहीं होगे बहुत सारी जगहों पर दिल्ली में। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या जब आपके जूते में कीचड़ लग जाता है, आप घर पहुंचते हो तो आप कितनी देर तक ये सोचते हो कि मैं इस सड़क से, अगर ये सड़क बहुत गंदी है और यहाँ पर वो कितना बड़ा मुद्दा आपके दिमाग में रह जाता है।
मेरा पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट ये है, यहाँ पर है मुद्दा बिल्कुल है, वहाँ पर लोग हर जगह कहीं ना कहीं परेशान होंगे, मैं इस चीज़ पर बिल्कुल अग्री करता हूँ। लेकिन ना तो हम सर्वे करने जा रहे हैं, ना हम जानेंगे, आप भी देखिए मैं भी नहीं, और कोई शायद कर भी नहीं पाता पूरा सर्वे। वो 2 4 8 10 लोगों या 5-10 हज़ार लोगों को लेकर सर्वे किए जाते हैं। बट अगर पर्टिकुलर एक लॉजिक से जो बात करी जाए, लॉजिक से बात ये है, क्या मैं आज निकलूंगा और मेरे पैर के नीचे एक नाली गया, गटर का पानी आता है, तो क्या मैं घर जाके उसके बारे में सोचूंगा? कितनी देर सोचूंगा? या अगले दिन भी क्या मेरे दिमाग में रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि पब्लिक को इतना कोई मतलब नहीं है। सुधांशु, आपके घर के नीचे, मान के चलिए मैं आपकी बात से वाकिफ हूँ, आपके घर के जस्ट नीचे एक नाली हरी हो और वो नाली टूटी हुई हो और 2 साल से टूटी हुई हो, और उसमें तमाम सीवर का पानी आ रहा है, तमाम गंद उसमें आ रहा है, उसमें मच्छर पनप रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि तो यहाँ पे वो जो एग्जाम्पल के ऐसे दें जिसमें अपनी सब सुविधा के हिसाब से एग्जाम्पल ला दें। मैं यहाँ पर अभी ये रहा कि सारी लॉजिक ही अभी ये कहीं फॉन्टास्टिक है। अब ये वो ही रहा है कि बहुत सारे लोग पीड़ित हो और बहुत सारे लोग बहुत खुश भी हैं। अब दरअसल क्या है ना, जब एक आदमी झुग्गी में रह रहा है, उसको फ्री का पानी मिल रहा है, वो खुश है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं झुग्गी में से कैसे निकलूंगा। हाँ, है ना? तो जिस तरीके के ये वायदे किए जा रहे हैं और जिस तरीके की फ्रीबीज बांटी जा रही हैं, वो दोनों चीजें हैं। कई लोग पाने के बाद भी परेशान है और कई लोग ना पाने नहीं दुखी है। एक की जैसी भी है कि जैसे मैं दिल्ली कैसे लोकेशन में रहता हूँ जहाँ पे स्विच ऑन किया पानी आ गया, और ऐसी भी लोकेशन दिल्ली में है जहाँ पे जल बोर्ड के टैंक पर जाते हैं और वो पानी 3-3 4-4 दिन का इकट्ठा सब बैठा रहते हैं यहाँ भी। ये मेरे ख्याल से जितने मेरे आइडिया है, दिल्ली में जहाँ भी पानी आ रहा है वहाँ वो एक टाइम होता है सेट की, पर्टिकुलर टाइम में कि 3 से 5 के बीच में आएगा, तो भी एक स्लॉट होगा, उसमें अंदर मोटर चलाएगा और बराबर एरिया में तो टाइम ही नहीं, क्योंकि पानी आता नहीं, पानी ऐसे जमा गिरा कर जाते हैं कर जल्दी जल बोर्ड के टैंकर जाए। और वहाँ पे क्या है ना कि जिनका वर्चस्व है वो टैंकर बनाते हैं, तो उसके लिए वो पैसा लेते हैं। वो तो वो आप समझ रहे हो। अभी टैंकर माफिया तो काफी समय से अलग से नहीं, वो तो बहुत इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक जो नॉर्मल माइंडसेट है, टैंकर माफिया वो प्रॉब्लम में है, लेकिन अभी वही जाकर के उनको कह दीजिए ना 3000 रुपये पर मंथ दूंगा, वो उस चीज़ का अडेप्ट कर चुके हैं कि टैंकर से पानी आ जाएगा, लेकिन मुझे 5000 रुपये हर महीने मिल जाएगा। उसके लिए मुद्दा ही नहीं रह जाएगा पानी, उसके लिए पानी मुद्दा ही नहीं रह जाएगा। मेरा पॉइंट यही है कि इंसान पर्टिकुलर ये बातें करने में ठीक लगता है कि नहीं बहुत पब्लिक परेशान है, यमुना गंदी है और ये है, लेकिन उसके लिए इंसान जो पर्टिकुलर खुद जो वोटर्स हैं वो कितना उसके लिए सीरियस है वोटिंग करने के टाइम। वोटिंग करने के टाइम क्या सीरियस, उनको क्या दिख रहा है, उनकी मम्मी या उसके घर में अगर 3 बेसिकली फीमेल्स हैं अगर और दो मेल्स हैं, तो तीनों फीमेल्स हैं कि उसको वो कन्वर्ट कर लेंगे कि अब वहाँ अपनी इधर रोड दी, क्योंकि हमें तुमों को किसी रुपए नहीं लेंगे, राइट? तो मुद्दा खत्म हो जाएगा सड़क का वहाँ। देखिए मैं समझ जाऊँ, इसमें भी अगर फ्रीबीज वाली बात है, फ्रीबीज में अगर ये इस तरीके की बात है, फ्रीबीज तो और कोई है, कोई 2100 दे रहा है, कोई दे रहा है, कितने 100 दे रहा है, रही मैं क्या, तो अगर जनता के पास ऑप्शन है चुनने का, तो ऑप्शन उसके पास जाएगी ना जो आदमी कहता है कि मैं करूंगा और डग्गे की चोट उसने किया है। वो केजरीवाल है? नहीं, वो केजरीवाल है, केजरीवाल बहुत सारी चीजों में है ना? तो खैर ये मिली हुई चीजें हैं। बाकी इस बार क्या है कि एक चीज देखने वाली ये भी होगी कि केजरीवाल जी जब 2020 में जीते थे तो मेरे ख्याल से वोट प्रतिशत उनका 45-46% का, और वहीं अगर भाजपा को कंपेयर करें तो 33-34% के आसपास उनका वोट प्रतिशत था। लेकिन जो सीट है उसमें बहुत ज्यादा 7 डिफरेंस था, 60+ सीटें जीतना और बीजेपी की कितनी सीटें आई वो फर्क था। अब देखते हैं, एक प्रेडिक्शन हो जाए, क्विक प्रेडिक्शन करते हैं, आप लोग बस पार्टी का नाम लेकर के उसको क्लियर कर लेंगे और फिर हम लोग देखेंगे 8 को क्या किसका प्रेडिक्शन ठीक निकलता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद मी। मेरे हिसाब से केजरीवाल को फिर से जनता जिता करके सीट पर बिठाई थी। सुनील जी? मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि इस बार भाजपा आएगी और अच्छी बहुमत से आएगी यहाँ पे दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली वालों का मन इस बार बदल गया है और वो चाहते हैं कुछ चेंज किए। ठीक है, मेरा थोड़ा सा अलग मत है। पहला मिलीजुली सरकार, मुझे ऐसा गठबंधन आपको लग रहा है? मुझे इस बार ऐसा लग गठबंधन होगा किसके बीच में? अब देखते हैं। मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कहीं ना कहीं जाके समझौता हो जाए कि बीजेपी के साथ कोई नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल बीजेपी के साथ कोई जाएगा, कोई नहीं जाएगा। कोई छोटी पार्टियां देखा जाए आईसी में वर्चस्व है, लेकिन बीजेपी के सामने वो कोई नहीं है। ठीक है, तो आप गठबंधन की सरकार? मुझे ऐसा लगता है गठबंधन सरकार, नहीं तो फिर बीजेपी। I'll go with सुनील सर एंड सुधा सर के साथ भी मैं एक ही देना ओपिनियन, क्योंकि अगर देखा जाए जैसे कि सर ने बोला
कि जैसे आपने बोला कि आम आदमी पार्टी का है, आम आदमी पार्टी जीत सकती है, और अगर हम दूसरी तरफ देखा आम आदमी पार्टी का पिछले ये भी याद रखने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी ने पिछले जितने दो या तीन इलेक्शन जीते हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। किसी को इतना नहीं लग रहा था कि आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। पर उसमें दो तीन चीजें थी, उसमें छवि थी बहुत बड़ी कि मैं समझा भी थी छप्पा आदमी छठी खराब हुए वेदामन। अब भ्रष्टाचार के साथ लड़ रहे हैं यहाँ पर तो ये बैठ तो अभी तो आश्वासन दे रहे हैं कि आप वो बनेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सिटी पे तो बताइए आने नहीं, वो आपको बनने नहीं दी। वहाँ पर तो दो बड़ी बैकफुट पर जाएगा। वो बहुत जबरदस्त डेंट लगा है, बहुत जो जिस सीट की राह भी अभी डिलीवर करते थे उसी को लेके वो बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा घेरे में यही है, इसी चीज को गुडविल मैटर करती है। दूसरा, अभी हम देखें तो बीजेपी कैंपेनिंग में ऐसी चल रही है गुडविल के खिलाफ ही उनकी। तो जहाँ तक मुझे लगता है, जैसे कि सुनील सर ने कहा कि बीजेपी के चांसेस हैं बहुत हाई है, और अगर मैं बात करूँ 100% में से तो 70% को लगता है बीजेपी, और 30% जो मेरा बचता है वो लगता है गठबंधन की सरकार, जो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हो सकती है। गठबंधन वाला एक ऐसा रूट होता है ना, ऐसा कमेंट होता है जो जैसे होता है कि बीच में कहीं पर सिक्का खड़ा हो गया कि हेड ना टेल खड़ा सिक्का, तो वो इस बार पॉसिबिलिटी मुझे दिखती है जितना मैं समझ। ये पॉसिबिलिटी रहेगी भी अगर ये दोनों लोग मिलकर के सरकार अगर बनाने के उसमें आएंगे, तो बिल्कुल ये दोनों मिलकर के फिर से गठबंधन करेंगे, इसमें कोई डाउट कहीं से कहीं तक नहीं है। बिल्कुल सादरियत के हिसाब से हाँ सारी चीजें। तो इसी के साथ हम ये आज का पॉडकास्ट खत्म करते हैं। तो जैसे कि अभी आप सबने देखा कि बहुत ही अच्छी चर्चा हुई है पॉलिटिकल एजेंडे के ऊपर, जो कि 5 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं उसके ऊपर। तो अभी हमें ऐसा लगता है जो हमारे ओपिनियन थे, जैसे भी हमारे ओपिनियन थे वो ओपिनियन हमने शेयर किए। तो आप लोगों को क्या लगता है, आपके ओपिनियन शेयर कीजिए, हम तक पहुंचाइए, शायद हमारे और आपके ओपिनियन मैच हो जाए। तो इसी चीज़ को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे लॉजिकल पुजारी चैनल पे अगर कोई ऐसा कंटेंट आपको लगता है जो कि आपकी लाइफ में कुछ रिलेटेबिलिटी ऐड कर रहा हो, आपको कुछ लगता है ऐसा जो आपको कुछ सिखा रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो ताकि हम आगे भी आपसे ऐसी ही चर्चा, ऐसी ही बातें करते रहें और मिलते रहें इसी चैनल पे। सिर्फ इसी चैनल पे आपको आने वाले समय में कुछ ऐसे टॉपिक्स देखने को मिल सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करें, कुछ ऐसा जो आपने कभी सोचा ना हो, कुछ ऐसा जो आप सोच रहे हो पर कर नहीं पा रहे हो। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।